आज करंट और वोल्टेज के बीच में डिफरेंस पता करने की। तो क्या है करंट और वोल्टेज, ये आज हम देखने वाले हैं। तो जैसे आप देखो कि घरों में जो करंट आती है वो क्यों आती है, उसका रीज़न यहीं पता चल जाएगा। और वोल्टेज का क्या रोल है यहाँ पे करंट में, तो उसका भी हमें पता होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि करंट फ्लो कब होगी। देखिए, करंट फ्लो तभी होगी जब वोल्टेज में डिफरेंस हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो पॉइंट हैं, एक है P1, इस पॉइंट को बोल दिया, और दूसरा पॉइंट हमारा P2। ठीक है, इसका अगर पोटेंशियल पी वी पी वन और इसका पोटेंशियल वी पी टू बोल दिया। ठीक है, तो अगर वी पी वन ग्रेटर देन वी पी टू हो, या वी पी टू ग्रेटर देन वी पी वन हो, तभी पॉसिबल है कि यहाँ पर करंट फ्लो होगा। तभी ये पॉसिबल है करंट फ्लो होगा। इसके बीच में कुछ रेजिस्टेंस या कुछ किसी प्रकार की लाइन हो सकती है, लाइक दिस, इस तरीके का। तो ये पॉइंट हवा में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ रेजिस्टेंस वगैरह हो सकता है। एक तरीके का ये सर्किट होगा। ये उसके हमने P1 और P2 दो पॉइंट ले लिए। तो मैंने बोला कि अगर इन दोनों में से कोई एक दूसरे से बड़ा होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है कि करंट फ्लो हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। तो अगर मान लो तीसरी कंडीशन ये है कि Vp1 इक्वल टू Vp2 बराबर होगा, तो क्या करंट फ्लो होगी? जी नहीं, करंट फ्लो नहीं होगी। नो फ्लो, कोई फ्लो नहीं होगा करंट का। बट हाँ, इसमें करंट हो सकती है, ये नहीं है कि करंट होगी नहीं, लेकिन फ्लो नहीं होगी, चलेगी नहीं, है ना। तो करंट क्या होता है? करंट जो होता है, अगर हम करंट को की बात करें, उससे वेरी सिंपल अगर वे में अगर हम इसको डिफाइन करें, तो करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इसीलिए लिखते हैं Q अपॉन टी इक्वल टू आई टी। ये होता है करंट। और वोल्टेज क्या है? वोल्टेज है, वोल्टेज डिफरेंस भी बोलते हैं कभी कभी वोल्टेज को। वोल्टेज डिफरेंस भी बोला जाता है। क्यों वोल्टेज डिफरेंस? क्योंकि दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस है ना वोल्टेज। इसीलिए लिखते हैं वी पी टू माइनस वी पी वन। यदि वी पी टू ग्रेटर देन है वी पी वन से, देन इम्प्लाइज, तो ये होगा वी पी टू माइनस वी पी वन इक्वल टू वी, है ना। तो ये वोल्टेज है, वोल्टेज है, वोल्टेज डिफरेंस बोलते हैं इसको, है ना। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज और करंट के बीच में क्या डिफरेंस है। यानी कि अगर कोई भी लाइन ले लीजिए, अगर उसमें डिफरेंस नहीं है, या कोई सर्किट ले लीजिए, वोल्टेज डिफरेंस नहीं आता है, तो उसमें करंट फ्लो नहीं होती है ना। कोई करंट फ्लो नहीं होती है। अच्छा, दूसरा अगर हम ओम्स लॉ देखें, ओम्स लॉ भी यहाँ पर देख लेते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि जो करंट है, जो वोल्टेज है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। कुछ समझ में नहीं आया? ठीक है, सर्किट है हमारे पास, वहां पर ओम्स लॉ कैसे वैलिड है? यानी कि करंट जिसमें करंट जो है इंक्रीज करेगा, तो वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा। यानी अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, तो उसका अगर करंट इंक्रीज करते हो, तो वोल्टेज भी उसके करस्पॉन्डिंग इंक्रीज करेगा। तो इस कांस्टेंट को हटा, यहाँ पर जो ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा है, इसकी जगह हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं जिसको लिखते हैं आर। तो ये हो जाता है वी इक्वल टू आई आर। यानी कि जो रेजिस्टेंस जो आया था हमारे, ये जो तुम्हारे लाइन में जो रेजिस्टेंस आता है, वो इसी के कारण आता है। ये यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ गया, यानी यही तो है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जिसका जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, उसमें उतना ही कम करंट फ्लो होगा, और उसमें उतना ही ज़्यादा वोल्टेज भी होगा। अगर इसको कांस्टेंट कांस्टेंट बना के रखना है।
यानी वोल्टेज को अगर हम कांस्टेंट कर दें, जैसे कि अगर मैं एक सर्किट की बात करूँ, ये एक सर्किट है, ठीक है? ये एक सर्किट है, लेट्स सपोज़ ये सर्किट है, यहाँ पर हमारी कोई करंट आ रही है, ठीक है? एक यहाँ पर भी लगा दिया, R1 हो गया, ये R2 हो गया, इसका वोल्टेज V है। तो इसमें कितना करंट जाएगा, इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, ये डिसाइड कैसे होगा? इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, ठीक है? जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, वहाँ पर करंट कम जाएगी। इवन वोल्टेज जो है वो हमारा कांस्टेंट है। देखो वोल्टेज जो है, हमने वोल्टेज मान लो 10 वोल्ट रखा है, तो इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट होगा। इसके क्रॉस भी 10 वोल्ट होगा। इसका मतलब है V हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट। इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस हमारा अगर कम है, तो उसमें करंट क्या होगी? ज़्यादा फ्लो करेगी। तब भी यहाँ पर क्या होगा? V कांस्टेंट यानी 10 वोल्ट ही रहेगा। तो किसी को एक एक बंदे को यहाँ पे कम होना पड़ेगा, दूसरे बंदे को यहाँ पे ज़्यादा होना पड़ेगा। तो ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे इसीलिए ओम्स लॉ में आपने देखा होगा कि एक कैरेक्टरिस्टिक बनती है, एक सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक बनती है वी वर्सेस आई के बीच में। तो आप देखोगे ये एकदम सीधी चलती है, ये इस तरीके से सीधी एकदम ये। क्यों? क्योंकि यहाँ करंट वोल्टेज का क्या है? आपस में रिलेशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इसीलिए ये सिंपल सा कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। और ये जो है, जो स्लोप आता है आपका, जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये V है और ये हमारा I है, तो क्या हो गया? V अपॉन I। यहाँ पर अगर एंगल टेन थीटा थीटा ले लो, तो ये टेन थीटा क्या हो गया? V अपॉन आई। यहाँ से भी देख लो, V अपॉन आई इक्वल टू आर। तो आर क्या हो गया? यहाँ पे टेन थीटा हो गया। यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक बहुत सिंपल सी अगर हम जानकारी लें, करंट क्या है? करंट एक फ्लो ऑफ चार्ज है पर यूनिट टाइम। और जब वोल्टेज में डिफरेंस होता है, यानी वोल्टेज का डिफरेंस होगा, वहाँ पर हमारी करंट फ्लो करेगी। और जब हमारी करंट इंक्रीज करेगी, उसके कैरस्पॉन्डिंग वोल्टेज इंक्रीज करता है ना? अगर वोल्टेज को आपको कांस्टेंट रखना है, तो किसी एक पैरामीटर को कम ज़्यादा होना पड़ेगा। जैसे अगर आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो करंट को एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि उस वोल्टेज, जो कांस्टेंट वोल्टेज है, वो हमारा बना रहे कांस्टेंट। तो ये एक सिंपल सी जानकारी, यहाँ पे करंट और वोल्टेज को मैंने एलिब्रेट किया, सिंपल सा था। ठीक है।